टेक पॉइंट के संजीवनी बैच में सभी का स्वागत है। यहाँ हम पॉलिटेक्निक में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। अभी हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। यह हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। स्टूडेंट इसको देखने से पहले पहला क्लास जिसमें थ्योरी पढ़ाया गया है ज़रूर देख लें। पिछली क्लास में लगभग 126 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो है कॉपी कलम लेके इस क्वेश्चन को बनाने का पहले कोशिश करें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। एक बल्ब के ऊपर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा हुआ है। इस बल्ब को 250 वोल्ट पर 2 घंटे के लिए जलाए रखने पर विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। तो यहाँ हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन यूनिट में है। तो यहाँ पे 127 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ, P दिया हुआ कितना? 100 वाट। और उसके बाद क्या है? समय। समय कितना है? समय 2 घंटे। जैसे ही हम देख रहे हैं कि यूनिट वाला क्वेश्चन है, तो हमारे दिमाग में यह तुरंत आना चाहिए कि समय किस में लेंगे? घंटे में लेंगे। हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और सब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें समय किस में लेते हैं? सेकंड में। लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि घंटा में लेंगे। तो पूछ रहा है यूनिट कितना होगा? तो यूनिट या फिर विद्युत ऊर्जा का व्यय यूनिट बराबर क्या होता है? P इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2 वाट आवर। तो 200 हमको यहाँ पे बनाना है किलो वाट। तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, 1000 से डिवाइड किए, वाट आवर। तो ये हो गया किलो वाट आवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये दोनों 0.2 किलो वाट आवर। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 128। यदि एक तार में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होकर तार में 2 जूल ऊष्मा उत्पन्न करे तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा? ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस है। इसमें क्या पूछ रहा है? क्या क्या दिया हुआ है? W दिया हुआ है। W यानी कि H इक्वल टू 2 जूल दिया हुआ है। ऊष्मा उत्पन्न करे तो, और Q दिया हुआ है। Q कितना? 1 कूलम। तो पूछ रहा वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं? W बाय Q। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2/1 इक्वल टू 2 वोल्ट। ऑप्शन बी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 1 एम्पियर। T क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे समय सेकेंड में ही रहेगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। Q बाई टी एंड Q इक्वल टू NE बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो I कितना दिया हुआ? 1 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 1 सेकेंड। तो फिर N इक्वल टू कितना आ जाएगा? 625 इंटू 10 टू द पावर 16, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में, पिछले क्लास सब में भी देखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन और इस फार्मूला को हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। दिए गए चित्र में कुछ प्रतिरोध निम्न रूप से जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों के नाम संगत रूप से चित्र में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि
प्रतिरोधक जो है उसका जो वैल्यू, प्रतिरोध का वैल्यू क्या है, सेम है। जब प्रतिरोध का वैल्यू सेम रहे और n नंबर ऑफ प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उसका क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट उसके लिए क्या होता है, आर बाय एन। तो यहाँ 4.5 बाय एन का वैल्यू 3 है तो 1.5 ओम। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। एक पदार्थ के दो तार, पहले की लंबाई दूसरे की अपेक्षा 4 गुनी है, जबकि पहले के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या दूसरे की अपेक्षा 2 गुनी है। तो 131 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग अगर रेसिस्टेंस प्रतिरोधक की फॉर्मूला का बात करें, रो एल बाय ए होता है। तो रो एल इसका क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे किसी भी कंडक्टर का क्या लेते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया जिसको हम लोग डार्क करें, यही एरिया लिया जाता है। तो ये एरिया में अगर आर रेडियस का है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे आर स्क्वायर, समानुपाती। तो बोल रहा है L1 अगर L लिए L2 L/4, 4 गुनी है दूसरे से। तो R1 अगर R लिए तो R2 कितना हो जाएगा, R/2। अब R1 बटे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, L1 बटे L2 गुना R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो L1 कितना है, L बटे L/4 इंटू R2 कितना है, R/2 और R1 कितना है, R। L बटे L गुना 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो कितना हो जाएगा, R/4 ये मल्टीप्लिकेशन R/4 इंटू R²। ये कट गया तो कितना बचा, 1/1, इसीलिए R1/R2 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 132 समझ गए स्टूडेंट इसको। क्वेश्चन नंबर 132, किसी आवेश के कारण एक निश्चित दूरी का विभव का इकाई होगा। आवेश के कारण निश्चित दूरी के विभव का इकाई होगा। तो विभव क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। अगर इसकी बात करें तो जूल होता है, जूल बटा कूलम्ब। यूनिट की बात करें तो वर्क का जूल हो गया, क्यू का कूलम्ब हो गया। जूल को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर कूलम्ब, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी। यहाँ पे क्या था कि किसी आवेश के कारण एक निश्चित दूरी विभव की इकाई क्या होगी। तो इसके लिए क्या किया, V इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो W का क्या होगा इकाई, जूल, और Q का इकाई कूलम्ब। तो जूल को हम फिर न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, जूल का। तो फिर उसके बाद आ गया Q का कूलम्ब। तो ऑप्शन सी। यहाँ पे यूनिट को समझना होगा, वर्क का यूनिट जूल होता है, और इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। विद्युत तीव्रता की इकाई होती है, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसी को विद्युत तीव्रता को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो
F इक्वल टू, हम लोग को पता है F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। यहाँ पे क्या F फोर्स है, मीन्स बल है, Q है आवेश, और E है विद्युत तीव्रता। तो फिर E इक्वल टू F बाय Q, F का यूनिट न्यूटन, Q का कूलम, N बाय C, तो न्यूटन पर प्रति कूलम कौन सा है, ऑप्शन बी। 134 में देखते दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो इसको किसने दिया था, कूलम। कूलम का नियम क्या बोलता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, आवेश के बीच की दूरी। तो समानुपाती होगा, वर्ग का समानुपाती होता है। यहाँ पे F क्या हो गया, F 1/r स्क्वायर, समानुपाती किसका, वर्ग का, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हुआ। फोर्स जो है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ई, ऑप्शन ई। विद्युत बल में फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल में फिलामेंट किस चीज का बना होता है, फिलामेंट होगा टंगस्टन का, और जो हीटर का तार किस चीज़ का बना था, नाइक्रोम का। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, पिछले क्लास में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी धन आवेश को स्थानांतरित किया जाता है तो उस पर किया गया कार्य तुल्य किस चीज़ का होगा, यह तो विभवांतर का डेफिनेशन ही है, विभवांतर का डेफिनेशन ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का यही डेफिनेशन दिए थे ना हम लोग। तो क्या है विभवांतर का डेफिनेशन, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वाला। 60 वाट तथा 220 वोल्ट के बिजली के बल्ब से क्या समझा जाता है। तो 2-3 साल जो है पॉलिटेक्निक ने सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, लिखने वाला क्वेश्चन भी पूछा था। ऑब्जेक्टिव तो था ही कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन उसका आंसर लिखना था। तो उसमें पूछा गया था 60 वाट तथा 220 वोल्ट के बिजली के बल्ब से आप क्या समझते हैं। तो 60 वाट 220 वोल्ट के बिजली के बल्ब से यही हम लोग समझेंगे, या इसका मतलब यही होता है कि अगर हम उस बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट के सप्लाई से उस बल्ब को जोड़ेंगे, तो इसमें जो है 60 वाट का जो है शक्ति का व्यय होगा, 60 वाट का शक्ति का व्यय होगा अगर हम 220 वोल्ट के बल्ब को 60 जोड़ेंगे, इस बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ेंगे। कहने का मतलब 220 वोल्ट के विभवांतर पर यह बल्ब जो है 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा, यानी कि प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। समझ गए। बिजली के स्त्री में 125 ओम के प्रतिरोध का नाइक्रोम का तार लगा है। यहाँ क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ 125 ओम। 220 वोल्ट से 2 घंटा चलाने पर कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। तो भी दिया हुआ है 250 वोल्ट और समय दिया हुआ है 2 घंटा। यहाँ पे क्या है, यूनिट निकालना है हमको, मीन्स ऊर्जा का व्यय। तो ये जो हमेशा घंटा में ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो 250 गुना 250 बटा 125 तो हो गया 500 वाट। अब हम यूनिट निकालेंगे, कितना यूनिट हुआ, यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो 500 गुना 2 1000, 1000 को क्या बोलेंगे 1000 वाट आवर आ गया, इसको हम किलो वाट आवर लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 1 यूनिट, आंसर हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 50 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या मान होगा। P इक्वल टू दिया हुआ 50 वाट,
देन भी दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो हमको करंट पूछा है, तो P इक्वल टू हमको पता है ना V इंटू आई, ये फॉर्मूला याद रखिए, हो गया क्वेश्चन। P इक्वल टू V इंटू आई, 50 इक्वल टू 200 इंटू आई, तो आई क्या आ गया 0.25 एम्पियर, ऑप्शन ए। सौरमंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। जबकि हम सोचते हैं क्या कि है तो बुध सौरमंडल के सबसे निकट, तो शुक्र कैसे गर्म हुआ? तो बुध सूर्य के निकट होने के कारण इसमें जो इन्वायरमेंट है, वायुमंडल है, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन शुक्र में क्या है किस चीज़ का एनवायरनमेंट? कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट है, तो वो जो है हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, जिसके कारण सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है, लेकिन निकटतम ग्रह बुध है। 142 क्वेश्चन, एक 2 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है, उसके हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ P दिया हुआ है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट, V दिया हुआ है क्या 220 वोल्ट, हमको निकालना है क्या रेजिस्टेंस। तो इसमें फॉर्मूला हमको पता है P इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सिंपल, देन P 2000, देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय P, तो 220 गुना 220 बट्टा 1000, 2000, ये इससे ये कटा, फिर ये 11, ये 10, ये 5, ये 11, तो 121 बटे 5, तो क्यों कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ओम। एक ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो क्या है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 आ गया 6, LCM 6, 3 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2, 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 11/6, तो 11/6 भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे ये 1/R इक्विवेलेंट आया है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/11, ऑप्शन ए। किसी तांबे के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक दूसरे तांबे के तार जिसकी लंबाई एवं त्रिज्या दोनों पहले तार की दोगुनी है का प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 कितना है 10 ओम, सेम है, तार सेम है, मीन्स एक दूसरे तांबे की तार, तांबा ही है दोनों, तो इसका रेजिस्टिविटी सेम ही होगा, लेकिन उसकी लंबाई एवं त्रिज्या पहले तार की दोगुनी है। तो R इक्वल टू हम जानते हैं ρL बाय ए एरिया, देन ρL बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि अब R1 इक्वल टू R इक्वल टू ये हो गया, तो R2 के केस में क्या हो जाएगा रो, 2 गुना लेंथ है और 2 गुना त्रिज्या है, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2 रो L बाय पाई आर स्क्वायर। ये कितना है R1, यहाँ क्या हो जाएगा ये रो L बाय पाई आर स्क्वायर, ये हो गया R1/2 यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 ओम। ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर यही होगा। 145 विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती हैं, जबकि उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो हम लोग जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का है? टंगस्टन का, तो टंगस्टन का है, गर्म हो जाती है। तो ये तो खैर हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि विद्युत का बल्ब जो है शीशा वाला बल्ब, वो जो है क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है? वोल्टेज, ऑप्शन क्या बोल रहा है फर्स्ट, तंतु के सिरों पर अपेक्षाकृत
अधिक वोल्टेज का लगना, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि घरों में वायरिंग क्या होता है, समांतर क्रम में, और जितना वोल्टेज मीन्स 220 वोल्ट का सप्लाई सभी में जाएगा समांतर क्रम में, तो इसमें दोनों में अपेक्षाकृत क्या होगा, वोल्टेज सेम ही रहेगा। तंतु में अपेक्षाकृत ऑप्शन बी में अधिक विद्युत का प्रवाहित होना, या फिर तंतु का ऑप्शन सी तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होना, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होना। तो H इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, I स्क्वायर RT। अगर कोई बल्ब है इससे दो तार गया है, इसमें ये जो है एसी का साइन होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई इसमें दिए हैं हम लोग, तो इसमें करंट तो सेम ही होगा, करंट जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और उसके बाद वोल्टेज भी सेम ही होगा इसके थ्रू। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, करंट सेम रहा तो ये हट गया, समय तो सेम ही रहता है दोनों में, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की बात होती है। तो जितना रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बल्ब का तंतु का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, फिलामेंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जो है गर्म हो जाता है। हम लोग हीट का फॉर्मूला, जो विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत परिपथ में हमेशा किस तार में जोड़ा जाएगा, जीवित तार में। जीवित तार लाइव वायर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या गर्म तार भी उसको बोलते हैं, या फिर हॉट वायर भी बोलते हैं। तो इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है, उदासीन का काला होता है, और फिर अर्ध तार का पीला या हरा लेते हैं। पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक है। तो हम लोग अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, अर्धचालक दो तरह का होता है, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक, पॉजिटिव अर्धचालक और निगेटिव अर्धचालक। तो पॉजिटिव अर्धचालक में क्या होगा, प्रमुख वाहक छिद्र होगा, और निगेटिव अर्धचालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब पी और एन अर्धचालक बनाया कैसे जाता है, तो सेमीकंडक्टर जो फोर्थ रो का है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसका ही सेमीकंडक्टर जो है बनाया जाता है सामान्यतः। तो उसमें क्या होता है, अशुद्धि मिलाया जाता है। तो अशुद्धि मिलाने के बाद दो तरह का बनता है, पी टाइप और एन टाइप। तो हम लोग इसको सिंपली याद रखेंगे कि पी एन मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रमुख वाहक होता है, और पी टाइप में क्या होता है, छिद्र प्रमुख वाहक होता है। इसको अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो क्या होता है कि अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, बोरोन, गैलियम, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से किसी एक को मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन का, जर्मेनियम का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है 3 के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहा, तो वो जो है इसका जो है, इसमें जो है अशुद्धि जो है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन और बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो सहसंयोजक बंधन एक दूसरे से बना लिया, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल उपस्थित हो जाता है। होल है क्या, चार्ज इसका सेम इलेक्ट्रॉन के तरह ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। चार्ज का जो वैल्यू होगा सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल की उपस्थिति समझा जाता है, जिसके कारण पी अर्धचालक में छिद्र ही प्रमुख वाहक होता है। लेकिन एन टाइप में अगर सिलिकॉन में हम मिला दिए नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक तो इसके साथ साथ संयोजक बंधन से ये अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये एन टाइप नेगेटिव एन टाइप अर्धचालक कहलाता है, और इसमें यही इलेक्ट्रॉन जो है प्रमुख वाहक है इलेक्ट्रिसिटी का। यह मेनली क्लास 10 के सिलेबस से बाहर की चीज़ है, यह क्लास 12 वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इसमें बस सिंपली याद रखना है, अगर P अर्धचालक का प्रमुख वाहक पूछे, P मतलब पॉजिटिव, छिद्र पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हम छिद्र मारेंगे, और N मतलब निगेटिव, इसमें प्रमुख वाहक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज निगेटिव होता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ऑप्शन से जाएंगे। मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत चुंबक तो प्रेरण के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर और डायनमो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये कौन सा करता है, माइक्रोफोन। तो ऑप्शन बी। निम्न परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में। 3 3 6 6 मतलब 6 ओम और 6 ओम दोनों क्या है समांतर क्रम में। 6 ओम और 6 ओम दोनों का क्या हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम। लेक्लांची सेल में MnO2 के साथ कार्बन चूर्ण मिला दिया जाता है, इसका क्या मतलब है। हम लोग पिछले क्लास में ध्रुवन दोष पढ़े थे। ध्रुवन दोष क्या होता है कि तांबे के तार पर जो है H2 का परत बन जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि सेल में एक विपरीत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो सेल के विभवांतर को कम कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवन दोष। इसी को दूर करने के लिए क्या होता है कि दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, हम ऑक्सीकारक पदार्थ का चूर्ण तांबे के क्षार के पास डालते हैं। यह चूर्ण क्या करता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देता है और ध्रुवन दोष दूर करता है। तो MnO2 क्या है, ऑक्सीकारक ही है, दूर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये सही है, असत्य बोल रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े, कौन सा कथन सत्य है ऊपर में मार लेंगे, 0 नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। तो अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सही है। ओम लॉ के अनुसार भी समानुपाती आई, सही है। दिष्टकारी यह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन कर देता है, यह भी सही है। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो असत्य कथन कौन सा होगा, डी। ये जो तीनों ऑप्शन है एक एक क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। दिष्टकारी वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन कर देता है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओम का नियम तो बहुत बार आ चुका है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 2000 वाट का एक हीटर नित्य 5 घंटे काम में लाया जाता है, तो 50 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इंटू टी। टी किस में होगा, हमेशा आवर में होगा जब यूनिट की बात करेंगे। तो 2000 गुना टी कितना 5 घंटे, तो क्या हो गया, तो 10,000 वाट आवर। इसको किलोवाट में बनाएंगे, 10 किलोवाट आवर। अब हो गया 10 यूनिट, तो एक यूनिट का क्या है 50 पैसे, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 5 रुपये। ऑप्शन डी। स्विच लगाए जाते हैं, तो कहाँ लगाया जाता है, गर्म तार में, लाइव वायर में, बहुत बार हो चुका है। किलोवाट जूल कितने, वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो इसको 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट आवर।
इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से याद रखेंगे, कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, 1 किलो का 1000 और घंटे को बदलेंगे सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 वाट इंटू सेकेंड, यह हो गया। तो कितना हो गया 3600 गुना 1000 आ गया। वाट इंटू सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं जूल, तो इसको क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 100 वाट का बल्ब, एक बल्ब 5 घंटे तथा 2000 वाट का हीटर 20 मिनट तक जलता है, कितने यूनिट विद्युत खर्च होगा। तो 100 वाट का, तो P1 कितना है 100 वाट, T1 कितना है 5 घंटे, P2 कितना है 2000 वाट, देन T2 कितना है 20 मिनट है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, घंटे में, 20/60 इक्वल टू 1/3 आवर। अब यूनिट निकालना है, यूनिट तो U1 पहला यूनिट, P1 इंटू T1 तो 500 वाट आवर, और P2 इंटू T2 तो 2000 गुना 1/3 वाट आवर। तो यूनिट, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 500 प्लस 2000 बटा 3, 3500 बटा 3 वाट आवर। अब इसको हम किलो वाट आवर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 किलो वाट आवर बटा 3, तो इसी को क्या लिखेंगे 7/6 यूनिट, ऑप्शन ए। इसको इसी तरह से बनाया जाएगा। एक ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, इस सम्मेलन के समांतर एक 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, इस पूरी इकाई का परिणामी प्रतिरोध बताएं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 1 ओम और 2 ओम क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया 3 ओम। 3 ओम और 3 ओम प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जब समान प्रतिरोध होता है तो क्या होता है कि प्रतिरोध बटा कितना प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, 3/2 कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 ओम। इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत पदार्थ से जोड़ा जाता है, तो 158 में, तो विद्युत धारा निकालना है। तो क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या होता है हमको पता है V इंटू आई होता है, तो P का वैल्यू क्या है 40 वाट, 40 इक्वल टू वोल्टेज क्या है 200 इंटू आई क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो ये ऑप्शन बी। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ही का प्रवाह करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो उसके प्रवाह से तो कोई मतलब है नहीं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होता है न्यूक्लियस में, बाहरी कक्षा में कौन मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही भले बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है किसी एटम का, तो वही जो है विद्युत धारा के प्रवाह में शामिल होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। प्रोटॉन में ज़्यादा फोर्स होने के कारण वो न्यूक्लियस से निकलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो अमीटर से तो मापा जाता है क्या करंट, विद्युत धारा। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, विभव या ईएमएफ को मापा जाता है इससे। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में इसका प्रतिरोध अलग होगा, तो यहाँ पे P इक्वल टू हम लोग कितना फॉर्मूला जानते हैं 161 में, P इक्वल टू B इंटू आई, फिर B² बटा R, फिर I² इंटू R। क्या इसमें कोई फार्मूला लग जाएगा, नहीं। इसमें देखेंगे कि कौन सा फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि घरों में सभी कनेक्शन क्या होता है पैरेलल होता है, समांतर क्रम में होता है, जितने भी लोड जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में
लोड होते हैं, लोड जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जब रहेगा तो क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे P इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे B कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब जिसका पावर ज़्यादा उसका क्या, प्रतिरोध कम, जिसका पावर कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, जिसका प्रतिरोध कम जिसका पावर कम उसका क्या, प्रतिरोध ज़्यादा। तो पावर कम वाला का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे तीन फार्मूला है पावर का, तीनों में से कौन सा यूज करेंगे ये हम लोग देख लिए। घर में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ P व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध का होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर P बढ़ाएंगे, P मीन्स R बढ़ेगा तो P घटेगा, तो जिसका P सबसे कम उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा। 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है, कितना यूनिट अगर आ रहा है तो इसका डायरेक्ट हम करेंगे P इंटू टी। P वाट में लेंगे 100 और T लेंगे घंटे में, 20 घंटे तो वाट आवर हो गया, तो कितना हो गया 2000 वाट आवर, तो कितना हो गया 2 किलो वाट आवर। 1000 का मतलब किलो, फिर 2 यूनिट हो गया, तो कितना आ गया 2 यूनिट हो गया आंसर। 20 ओम के 10 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम वाले में निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। जब समांतर क्रम में हमको पता है कि आर बटा, अगर एक समान प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका नंबर n है तो आर बटा एन। यहाँ पे क्या है 20 है, 10 जुड़ा हुआ है तो 2 ओम आ गया। और वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट है, हो गया। बैटरी से जाने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है, V बटा R होता है। इस चीज को याद है, क्वेश्चन खत्म। 12/2 इक्वल टू 6 एम्पियर, आंसर आ गया। विद्युत आवेश की इकाई, ये तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, कूलम्ब। वोल्ट किसका, वोल्टेज का। एम्पियर किसका, करंट का। ओम किसका, प्रतिरोध का। फेराड क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस का। 165 में एक 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले धारा, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम 165 बना लेंगे। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू बी बटे आर। तो I इक्वल टू 10/2, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर, तब इससे हलवा क्वेश्चन कौन सा आएगा बताओ। 10 कूलम के समान दो चार्ज के बीच 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ दोनों चार्ज के बीच लगने वाला विकर्षण बल। कूलम का नियम क्या बोला था, कूलम का नियम क्या बोला था। तो सब जितना थ्योरी पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन है। कूलम का नियम बोला था कि फोर्स जो है उस पर क्या लगेगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹। 10 कूलम का दो चार्ज 10 × 10, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कट गया इससे, तो 9 × 10⁹ न्यूटन। यही आंसर हो गया। तो इसमें है क्या, इसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, सेम कूलम लॉ पर ही है। धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज को रखा हुआ है, तो फोर्स क्या बोला कूलम लॉ कि K Q2 बटे R स्क्वायर। तो व्युत्क्रमानुपाती आप हो गया किसका, व्युत्क्रमानुपाती हो गया दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया फोर्स। अब बोल क्या रहा, पहले 2 सेंटीमीटर था, अब 6 सेंटीमीटर कर दिए, बढ़ा दिए। ये चार्ज है, ये चार्ज है Q1, ये Q2। अब क्या किया, दोनों के बीच का दूरी 6 कर दिया, तो अब इसमें क्या फोर्स तो घटेगा ही, दूरी बढ़ा दिया तो फोर्स घटेगा ही। ये अब 6 बढ़ा दिए तो 6 सेंटीमीटर कर दिया, पहले 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना घटा है, हम 3 गुना घटा है। तो फोर्स कितना घटेगा, 9 गुना घटेगा। मीन्स हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो F1 बटा F2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर, यहाँ पर R2 का स्क्वायर। इससे ये लिख सकते हैं, तो F1 को मान लिए F बटे F2। R2 कितना है, R2 है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर बटे R1 कितना, 2 का स्क्वायर।
एफ बटा F2 इक्वल टू क्या था 36/4 9। तो F2 क्या आ जाएगा, F2 इक्वल टू F/9, ऑप्शन सी बी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें बस इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ पे जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से सॉल्व होगा। बस इसी को बस अच्छी तरह समझ लेना। एफ व्युत्क्रमानुपाती उसके बीच के दूरी का वर्ग का, तो F1 के जगह F1 आ गया तो R1 आ गया, F2 आ गया तो ऊपर में R2 आ गया, फिर उस पर रख दिए, वैल्यू हो गया। यदि दो आवेश के बीच दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आधी कर दी जाए तो 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो 1/4 होगा, आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना होगा। 2 चार्ज है, इसमें पहले लग रहा ये है मान लो 2 सेंटीमीटर, अब दोनों के बीच के दूरी को कर दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा ही बल लगेगा तो 4 गुना हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखें, 2 धातु के गोले जिसमें से एक खोखला और दूसरा ठोस है का व्यास समान है, खोखले गोलों का आवेश क्या होगा, इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि खोखला और ठोस वाले इस दोनों का क्या है, व्यास सेम है, दोनों का क्या आर सेम है, दोनों का आर सेम है, तो क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, इसका एरिया सेम हो जाएगा। और संपूर्ण आवेश का वितरण पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल पे होता है, तो इसका एरिया A1 A2 सेम है, तो इसीलिए दोनों का क्या होगा, आवेश भी बराबर होगा। सीधी सी बात है। 2 आवेश प्लस Q माइनस Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, तो उसके मध्य बीच आकर्षण बल F है। यदि एक तीसरा आवेश प्लस Q दिए गए दोनों आवेश के बीच एक प्लस Q है एक माइनस Q है, ठीक, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया, एक प्लस Q चार्ज रख दिया बीच में, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5, इसके भी बीच का डिस्टेंस 5। अब देखो पहले क्या लग रहा था इस पे F, पहले F लग रहा था, और इस पे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी तो इस पे कितना, इस पे बल लग रहा था पहले F, इस पे भी लग रहा था F। अब क्या हो गया, जब दूरी 10 सेंटीमीटर, अब इसको क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में प्लस Q और माइनस Q को देख रहे हैं हम लोग, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, दूरी आधी हो गई तो फोर्स 2 गुना हो जाएगा 2F, माइनस Q के कारण इस पर भी क्या लगेगा 2F। अब बात करेंगे इस दोनों की, ये दोनों सजातीय चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, मतलब ये इधर भेजेगा और इसके कारण अगर चार्ज की बात करें तो क्या करेगा, ये इधर भेजेगा कितने से 2F से, नहीं सॉरी 1 मिनट, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। इस पे देख रहे हैं हम लोग, अब हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q के बीच का दूरी क्या हो गया, आधा हो गया, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम दोनों के बीच की दूरी, R क्या है, दोनों आवेश के बीच का दूरी है, आवेश को अगर हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर में है, तो इस पे कितना फोर्स लगा, इस पे लगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर का है दोनों चार्ज, तो इधर लगा 4F इसके कारण, और इस पे भी लगा 4F, ठीक है। अब फिर मेनली हमको इस वाले प्लस Q पे निकालना है चार्ज, तो अब इस पे लग गया किसके कारण, नेगेटिव के कारण। अब हम लोग प्लस Q और प्लस Q को कंसीडर करेंगे। अब प्लस Q के केस में क्या होगा, ये जो है समान नेचर का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, मतलब इस पे चार्ज लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा 4F, और इस पे भी लगेगा फोर्स कितना 4F,
एक दूसरे को प्रतिकर्षण हो गया, तो दोनों जो है रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा 4F + 4F यानी कि 8F। मेनली हमको यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ पे ही ये भी सॉल्व हो रहा है। कूलम्ब्स लॉ से हम क्या देखें, कूलम्ब्स लॉ से देखें कि अगर हम दोनों के बीच का दूरी आधी कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों का बीच का दूरी पहले 10 सेंटीमीटर था, प्लस क्यू और माइनस क्यू का प्लस क्यू और माइनस क्यू का 10 सेंटीमीटर था, ये ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर है। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा था, एफ लग रहा था, एफ ये वाला और ये वाला एफ लग रहा था। तो अब क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर यानी कि बीच में एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू रख दिया गया। तो तीसरा चार्ज जब रख दिया तो इस दोनों के बीच की दूरी 5 और इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। अब जब तो इसमें अब देखेंगे कि प्लस क्यू इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसको निकालेंगे। तो पहले इस वाले केस को हम कंसीडर करते हैं। तो दूरी तो आधा हो गया, दूरी आधा होने के बाद क्या हो जाएगा कि फोर्स जो है 4 गुना हो गया और इस पर भी फोर्स 4 गुना, क्योंकि यह असमान नेचर का चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। तो फिर इस पे इस डायरेक्शन में 4F। अब जो है उसी डायरेक्शन में प्लस क्यू के कारण क्या हो रहा है कि दोनों समान नेचर का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में 4F लगाया और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8F आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 कूलम एवं 40 कूलम के आवेश से आवेशित एक तरह के 2 गोले 2 मीटर की दूरी पे है। यदि गोले के बीच की दूरी को हम 4 मीटर कर दिए तो विद्युत बल कितना होगा, तो यहाँ पे क्या पढ़े थे के Q1 Q2 बटे R²। यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, उसके बीच का दूरी जो है बढ़ा रहा है, तो 2 गुना कर रहा है ना, 2 मीटर से 4 मीटर बढ़ा रहा है, तो फोर्स क्या होगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा F/4 हो जाएगा, F/16 होगा। सॉरी उनके बीच की दूरी जो है 2 गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना होने पर उसका जो है विद्युत बल जो है क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मीन्स इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं F1 बटा F2 इक्वल टू 1 R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। इसी से हम लोग डेराइव करेंगे अगला फॉर्मूला, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, अगर F मान ले F2 निकालना है तो यहाँ पे R2 का 4 का स्क्वायर, R1 क्या था 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया F बटे F2 इक्वल टू 16/4, तो 4, तो F2 इक्वल टू F/4। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। विद्युत आवेशों के बीच काम करने वाले बल संबंधित नियम किसके हैं? ये तो हमेशा हम लोग पूरा का पूरा इसी चीज पे बोलते रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब का नियम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, बहुत बार रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट इसको अपने से ट्राई करेंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, सी है। इस तरह से लगभग हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 1982 से लेकर 2021 तक, इसको हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस के द्वारा बता सकते हैं कि जितना क्लास 1 में थ्योरी पढ़ाया गया उसी थ्योरी से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग अगर स्कोर कम समय में ज़्यादा करना चाहें तो मेरे विचार से ये कहीं ना कहीं स्कोर को बढ़ाएगा और एक आइडिया देगा कि किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स पूछा जा रहा है। इस साल कुछ नया नहीं होगा, सेम पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है हमेशा। जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना जो मेरे विचार से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे हम देखें कि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, फॉर्मूला बेस आ रहा है या फिर डिफिनीशन बेस आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इस तरह की बात है तो लगभग सारे चैप्टर में यही बात होगा। तो हम लोग अगले क्लास में एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट को चाहिए कि वो एटलीस्ट थ्योरी वाला पोर्शन देख के ही आगे का वीडियो देखें, तो इससे उसको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
तो इस तरह से हम लोग यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो क्लास 6 में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं क्लास। धन्यवाद।